काशीपुर में शर्मा परिवार का पुराना लेकिन बड़ा सा घर था, जिसमें उस घर के मुखिया थे राम प्रसाद और उनकी पत्नी गायत्री देवी। आज गायत्री देवी बड़ी खुश थी क्योंकि उसकी दोनों बहुएं एक साथ गृह प्रवेश जो कर रही थी। सुनैना बहू, तेरा लहंगा तो बड़ा ही सुंदर है। पता है सब शादी में तेरे लहंगे की ही तारीफ कर रहे थे। हाँ तो करेंगे क्यों नहीं मम्मी जी, पूरे 4 लाख का लहंगा है, सब्यसाची से लिया था मैंने। लेकिन ये जेठानी जी का लहंगा तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मंगल बाजार से खरीद कर लाई है, वो भी और भी सस्ता करवा कर। ये क्या बात हुई बहू? शरीर पर कपड़े से संस्कार नहीं दिखते बल्कि उसके गुण से दिखते हैं। हाँ हाँ, तुम ना इसकी ज्यादा तारीफ मत करो। आखिर है तो ये एक सैंडविच बेचने वाली ही। वो तो अगर हमारा बेटा अपने दोस्तों के साथ इसके ठेले पर ना जाता और वहाँ इस ठेले वाले से ना मिलता तो आज हमारे खानदान की बड़ी बहू भी कोई खानदानी लड़की ही होती। लेकिन अब जो नसीब में लिखा था वही होगा ना। ये सुनकर बड़ी बहू रश्मि की आंखें भर आई। मम्मी, रश्मि अब इस घर की बड़ी बहू है और मेरी पत्नी भी, और आप उससे अब आते ही ऐसे बात नहीं कर सकती। वाह भाई वाह, तू तो पहले दिन ही जोरू का गुलाम बन गया। ऐसा क्या जादू कर दिया इसने तुझ पर? ओफो गायत्री, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? पहले दिन ही ये सब शुरू मत हो जाओ और दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाओ। फिर गायत्री अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बाद बहुओं, तुम्हारा ससुराल काशी नगरी में है और काशी को भगवान शिव का घर माना जाता है। इसलिए जो भी नई बहू आती है उसे हम काशी मंदिर के दर्शन करवाने जरूर ले जाते हैं। अब तुम दोनों तैयार हो जाओ क्योंकि सर पर कलश लेकर अब तुम दोनों बहुओं को काशी मंदिर जाना है। व्हाट? सर पर कलश? लेकिन ये सब मैंने पहले तो कभी नहीं किया। कुछ दिन बाद दोनों बहुएं तैयार होकर आती हैं और सास उनके सर पर कलश रखवा देती है। तभी आस पड़ोस की औरतें भी गीत गाती हुई आ जाती। जहाँ बड़ी बहू बड़े ही आराम से कलश सर पर उठाए चल पा रही थी, वहीं छोटी बहू सुनैना कभी अपनी साड़ी संभालती तो कभी कलश। ओफो, क्या कर रही हो छोटी भाभी? ऐसे तो कलश गिर जाएगा। आप अपनी साड़ी पर कम और कलश पर ज्यादा ध्यान दो। ओह शट अप। वैसे भी एक तो कितनी मुश्किल हो रही है इसे सर पर लेकर घूमने में, ऊपर से तुम लेक्चर देने में लगी हुई हो। अब जैसे तैसे वो उस मंदिर तक पहुंचती है। फिर भगवान शिव को जल अर्पित करके वो सब गाते हुए घर आ जाते हैं। ये गायत्री की बड़ी बहू तो बड़ी समझदार, सारे रास्ते कलश को सर पर रखे बिना हाथ लगाए चल रही थी। लेकिन एक तरफ वो उसकी छोटी बहू, वो तो न खुद को संभाल पा रही थी और न ही उस कलश को। सही कहा तुमने कमला बहन। गायत्री उनकी बातें सुन रही थी। अब कलश की रस्म पूरी हो गई है और ये लो प्रसाद और अपने घर जाओ। अब रश्मि जहाँ खाना बनाने में बड़ी ही होशियार थी, उसे हर तरह का खाना बनाना आता था। वहीं सुनैना को कुछ ज्यादा खास चीजें बनानी नहीं आती थी। वो जब भी पकाती या तो कच्चा पक्का रह जाता या तो कुछ खास नहीं बनता। लेकिन तब भी गायत्री अपनी छोटी बहू की ही ज्यादा तारीफ करती। वाह, क्या मैक्रोनी बनाई है तूने बहू, सच में दिल खुश कर दिया। कहाँ से अच्छी बनी है? इतनी कच्ची है कि मेरे तो दांत ही हिलने लगे। चुप रहो जी, तुम्हारी उम्र हो गई है, अब इसमें तो दांत हिलेंगे ही ना। वैसे बात तो सही है, खाना तो बड़ी बहू ने बनाया है कमाल का, इतना टेस्टी और लाजवाब। लेकिन इसकी तारीफ की तो इसके भाव बढ़ जाएंगे। ऐसे मन मार कर अब ना चाहते हुए भी उसे अपनी छोटी बहू की तारीफ करनी ही पड़ती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद महाशिवरात्रि आने वाली थी और शर्मा परिवार में हमेशा से ही शिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती थी। बहुओं, अब 2 दिन बाद शिवरात्रि आने वाली है। तुम दोनों शिवरात्रि की तैयारी अच्छे से कर लेना। पहले ये सब काम मैं करती थी, लेकिन अब से तुम दोनों करोगी। बड़ी बहू तुम भोग के पकवान बना लेना और छोटी बहू तुम शिवजी और माँ पार्वती के कपड़े अच्छे से सिलकर तैयार कर लेना। हम हर साल शिवरात्रि पर उनके लिए बढ़िया से नए कपड़े पहनाते हैं, साथ ही दोनों का विवाह करवाते हैं। इसलिए छोटी बहू तुम ही कपड़े सिल लेना। क्या कहा? सिलाई और मैं? मम्मी जी, मुझे आज तक एक रुमाल तक सिलना नहीं आता, तो फिर मैं ये सब कैसे? नहीं नहीं नहीं, मेरे से ये सब बस की बात नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे सिलाई अच्छे से आती है। भोलेनाथ और माता पार्वती के कपड़े मैं सिलकर तैयार कर दूंगी। 1 मिनट, कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही हो कि पकवान मैं बनाऊंगी? मम्मी जी, मुझे नहीं ये सब खाना पकाने का काम नहीं आता। जानती हूँ छोटी बहू, तुम इतने बड़े घर से आई हो, वहाँ तो ये सब करने के लिए बावर्ची होंगे ना, और ये काम तो ये सैंडविच वाली ही कर लेगी। इसे हम किस लिए लेकर आए हैं? अपनी सास की बात सुनकर जहाँ छोटी बहू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वहीं बड़ी बहू उदास हो जाती है। ठीक कहा, वैसे तुम घर के मंदिर की सजावट का काम देख लेना। ये सुनकर वो बड़ी खुश होती है क्योंकि उसके लिए ये तो बाएं हाथ का काम था। हाँ हाँ, जरूर जरूर, अब मैं किसी डेकोरेशन वाली टीम को बुक कर देती हूँ, वो अपने आप आकर मंदिर सजा देंगे। सिंपल।
इधर रश्मि कुछ शीशे, मोती, रेशमी धागे इकट्ठे कर लेती है। साथ ही सुंदर सा रेशमी कपड़ा भी बाजार से खरीद लाती है। अगले दिन ध्यान से सुनो, ये तुम दोनों की पहली शिवरात्रि है ससुराल में और तुम दोनों नई बहुएं हो, इसलिए सबकी नजरें तुम पर अटकी हों। तो कल जब सब औरतें शिवरात्रि मनाने के लिए मंदिर में आएंगी ना, तो तुम बढ़िया से तैयार हो जाना। और इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए ये भारी साड़ियाँ और ज्वेलरी लाई हूँ। कल तुम दोनों यही पहनना। लेकिन ये तो बड़ा ही भारी और हैवी लुक वाली साड़ी लग रही है, इतना भारी भला हम कैसे पहनेंगे? नहीं बहू, यही हमारे यहाँ की परंपरा है, तुम दोनों को यही पहनना होगा। गायत्री दोनों को कपड़े देकर वहाँ से चली जाती है। सुनैना उस भारी सी ड्रेस को देखकर मुंह बना लेती है। फिर दिन के वक्त कुछ डेकोरेशन वाले उनके घर आते हैं। जी आप कौन? जी वो हम डेकोरेशन कंपनी से आए हैं, यहाँ हमें मंदिर के डेकोरेशन के लिए बुलाया गया है। नहीं नहीं, हमने तो किसी को नहीं बुलाया। तभी सुनैना भी वहाँ आ जाती है। मम्मी जी, इन्हें मैंने बुलाया, आइए आप लोग अंदर आइए। ये देखकर गायत्री देवी गुस्सा हो जाती है। बहू ये क्या है, अब क्या मंदिर की डेकोरेशन भी बाहर वाले आकर करेंगे? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मम्मी जी, आजकल तो पैसे देकर सब काम हो जाता है। नहीं, आज तक मैंने इस मंदिर को अपने हाथों से सजाया है, मैं किसी और को हाथ लगाने नहीं दूंगी। और सुनैना अकड़ते हुए अपने कमरे में चली जाती। अगले दिन शिवरात्रि वाले दिन घर में सभी का व्रत होता है, लेकिन सुनैना व्रत नहीं रखती। इधर रश्मि तरह तरह के भोग बनाकर तैयार कर लेती है। सब काम होने के बाद दोनों बहुएं जाकर सास की लाई हुई साड़ी पहन लेती हैं। फिर वो सभी एक साथ घर के मंदिर में पूजा करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। लेकिन सुनैना को उस भारी साड़ी में बड़ी खुजल होने लगती है और वो जानबूझकर अपनी साड़ी को फाड़ देती है। ओहो मम्मी जी, कार से उतरते वक्त मेरी ये साड़ी तो फट गई। अब मंदिर में किसी ने मुझे ऐसे हाल में देखा तो हमारी कितनी बदनामी होगी। आप मंदिर के अंदर चलिए, मैं जल्दी से कुछ पहन कर आती हूँ। ठीक है बहू, लेकिन जल्दी आना। अब सुनैना जल्दी से घर जाने की बजाय मॉल जाती है और वहाँ से अपने लिए बढ़िया सी वेस्टर्न ड्रेस खरीद लेती है। फिर उस वेस्टर्न ड्रेस को पहनकर हाथ में पूजा की थाली लिए वो मंदिर आ जाती है, जिसे देख अब गांव की औरतें बातें बनाने लगती हैं। अरे मोरी मैया, ये कैसी ड्रेस पहनी है गायत्री की छोटी बहू ने? देख तो गायत्री, तेरी बहू को बिल्कुल भी लाज ही ना है, मंदिर में कैसी ड्रेस पहनकर आ गई है। तो इसे देखकर तो मुझे शर्म आ रही है। देवरानी जी, ये कैसे कपड़े पहनकर आ गई, तो वो भी मंदिर में? ओ प्लीज, भगवान कपड़े नहीं बल्कि श्रद्धा देखते हैं। चलिए मम्मी जी, अब जल्दी से पूजा पाठ कीजिए, मैं अब थक गई हूँ, मुझे घर जाकर रेस्ट भी करना है। बहू, ऐसे कपड़ों में मैं तुम्हें पूजा तो क्या बल्कि मंदिर में खड़ी भी नहीं रहने दूंगी। अभी के अभी घर जाओ और ये कपड़े बदल कर आओ। आज तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। बड़ी बहू, आज तुम अकेले ही पूजा करोगी। ऐसी बेशर्म बहू से मैं ये सब नहीं करवा सकती। नहीं मम्मी जी, हम दोनों साथ में बहू बनकर आई थी और हम दोनों की ये पहली शिवरात्रि है, इसलिए अब हम साथ में ये पूजा करेंगे। देवरानी जी, आप घर जाकर कपड़े बदल आइए, तब तक हम आपका इंतजार करेंगे। ये सुनकर अब सुनैना को बड़ी शर्म आती है, साथ ही उसे अपनी जेठानी का व्यवहार भी बड़ा अच्छा लगता है और अब वो घर जाकर कपड़े बदल कर आती है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी साथ में शिवरात्रि की पूजा करते हैं। उस दिन के बाद सुनैना भी रश्मि को देखकर काफी बदल जाती है और अब